इसके बाद सर हमारे पास स्टेप 3 में चौथा एलिमेंट है वेरिएबल कंसिडरेशन का। चौथा एलिमेंट जो हमने स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस में कवर करना है दैट इज वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन और स्टेप 3 को फॉर द टाइम भी हम होल्ड करते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का। उसके बाद हम स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस और वेरिएबल कंसिडरेशन से कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास आईफर्स 15 में कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट, नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड नंबर 3 इज रिसीवेबल। इन टर्म्स का मतलब समझना जरूरी है, अदरवाइज मैं स्टेप 3 के बाकी सवालों को इतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकूंगा। तो पहले मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद एक बोर्ड पे एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो तीन टर्म्स हमारे पास है, एक है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एक है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, एक है कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और एक और टर्म भी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, लेकिन उसे हम अभी डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिसीवेबल की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिसीवेबल की। रिसीवेबल की आसान सी डेफिनेशन, एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल। एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल, यानी कि इन शॉर्ट अनकंडीशनल राइट टू रिसीव। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इज द रिसीवेबल। अगर कस्टमर से पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश्ड है, अगर कस्टमर से पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश्ड है तो ये अनकंडीशनल राइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या है? एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट हैज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर when the right is conditioned on something other than the passage of time. An entity's right to consideration in exchange for goods and services that it has transferred to the customer when that right is conditioned on something other than the passage of time. अब देखिए इन दोनों में फर्क समझिएगा, इन दोनों में फर्क समझिएगा। रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट में क्या फर्क है? अगर अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, अगर अनकंडीशनल राइट टू रिसीव है यानी कि कस्टमर से पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो चुका है, ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या चीज है? आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन जो पैसे मांगने का हक है, लेकिन जो पैसे मांगने का राइट है, ये अभी कंडीशनल है, ये अभी कंडीशनल है, किसी ना किसी चीज पे कंडीशन होगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। अगर कस्टमर से मैं बिला झिझक पैसे मांग सकता हूं तो दैट इज रिसीवेबल। अगर मैंने कस्टमर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है लेकिन पैसे नहीं मांग सकता, किसी चीज पे कंडीशन है मेरा पैसे मांगने का हक, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगेन अभी सिर्फ मैं थ्योरी रीड कर रहा हूं, एक एग्जांपल जब दूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और एक टर्म है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एक टर्म है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर for which the entity has received consideration or the amount is due, or the amount is due। आपने या तो कस्टमर से पैसे ले लिए, आपने या तो कस्टमर से पैसे ले लिए या फिर पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया या फिर आपका अमाउंट ड्यू हो गया। इन दोनों में से कोई एक बात, या तो मैंने कस्टमर से पैसे ले लिए, पैसे ले चुका हूं कस्टमर से, या पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो चुका है लेकिन अभी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा फ्यूचर में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तीन टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? या तो आपने कस्टमर से पैसा ले लिया या फिर पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे, कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो जो पैसा ले लिया या जो पैसा मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया, ये हक आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। सिर्फ मैंने तीनों के एक एक पॉइंट्स रीड किए, इन पॉइंट्स को रीड कर मैं एक बोर्ड पे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या चीज है। यहां देखिए सर, एक एग्जांपल की रीड करता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको ये तीनों टर्म समझ आएंगी कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड व्हाट इज रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। इन तीनों चीजों को हम एक साथ एक एग्जांपल में समझेंगे अच्छे से। लेट्स से कि हमने जो है ना एफएफआर का बैच शुरू किया, हमने जो है ना एफएफआर का बैच शुरू किया, ठीक है। हमने एफएफआर के बैच की फीस रखी 20,000 रुपए, हमने एफएफआर के बैच की फीस रखी 20,000 रुपए, और हमने कहा ये जो बैच का टाइम है ना, ये जो ड्यूरेशन है वो होगा 10 मंथ्स से 10 मंथ्स कि 10 महीने में आपको ये बैच पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और हमने ये कह दिया कि भाई ये लेट्स से कि ये बैच शुरू हुआ, ये हमारा जो है ना मंथ 0,
और ये मंथ 10 है कि 10 महीने के अरसे में 10 महीने के अरसे में आपको ये पूरा बैच कवर करवा दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को मालूम है कि IFRS 15 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। जब कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है, जैसे जैसे कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो रेवेन्यू, जैसे जैसे कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ये बात हमें मालूम। अब मैंने FFR का बैच शुरू किया, यहाँ पे 10 महीनों में ये बैच कंप्लीट होगा और हमने 20,000 रुपए की फीस रखी और हमने 20,000 रुपए की फीस रखी। लेट्स से कि मैंने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी कि आपको जो पैसे देने ना वो 2 महीने के बाद देना, पैसे जो देने ना वो 2 महीने के बाद देना। फी विल बी रिकवरेबल आफ्टर 2 months, या मैं कह लूं कि आफ्टर 20% कोर्स कंप्लीशन। अच्छा, मैं कुछ अजम्पशन भी लूंगा क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मैंने ये अजम्पशन ही ले रहा हूं कि 2 महीने बाद पैसे देने आपको, तो डे 1 पे पैसे देने होंगे कि डे 1 पे हमने कोर्स शुरू किया, 10 महीने का FFR का ये कोर्स होगा और जो है ना मैंने कह दिया कि भाई 2 महीने बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे, अभी कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे, 2 महीने तक पढ़ो, 2 महीने बाद आपसे पैसे मांगे जाएंगे जब कोर्स को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे या 20% कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। या तो मैं कहूं 2 महीने, या मैं कहूं कि 10 में से 2 महीने पढ़ा दिया तो 20% कोर्स कंप्लीट होगा। अच्छा, आम हालात में मैं समझता हूं कि यार ये टीचिंग सर्विसेज जो है ना मेरी, ये टीचिंग सर्विसेज जो है ना, इसका मैं जो रेवेन्यू है ना वो टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर दूंगा। 1 महीने पढ़ाया तो 1/10 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा, 2 महीने पढ़ाया तो 2/10, 3 महीने पढ़ाया तो 30%, 40%, 50%, और ओवर द पीरियड स्ट्रेट लाइन बेसिस पे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहूंगा। और ये मैंने पॉलिसी पूरी बना दी। ठीक हो गया। अब एक स्टूडेंट आता है, केस 1, स्टूडेंट ए पेज ₹20,000 ऑन डे 1। एक बच्चा आता है मेरे पास, वो मुझे पहले दिन ही पूरे 20,000 पे कर देता है, यानी कि यहाँ पे मुझे पेमेंट कर देता है, तो मैं अपने पास एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा सर? मैं अपने पास मंथ 0 पे डे 1 पे एंट्री रिकॉर्ड करूंगा कैश डेबिट 20,000। मैं अपने पास कैश रिकॉर्ड करूंगा कैश डेबिट 20,000। डे 1 पे उसने मुझे पैसे दे दिए। क्या मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूं? नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करोगे? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन पे। आपने अगर यहाँ पेमेंट ले ली है, गुड्स एंड सर्विस तो अभी पूरे 10 महीने में प्रोवाइड करोगे ना, FFR का कोर्स तो पूरे 10 महीने में प्रोवाइड करोगे, पैसे आपने यहाँ ले लिए। अगर कस्टमर से पैसा ले लिया, मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मैं इस सारी चीजों को डेफिनेशन से कोरिलेट करवाऊंगा। अगर मैंने कस्टमर से पैसा ले लिया, गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में देने, ये क्या चीज थी सर? ये चीज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन, एक कंपनी की जिम्मेदारी टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देना, फॉर विच इट हैज रिसीव्ड कंसीडरेशन, जिसके लिए उसने कंसीडरेशन रिकवर कर लिया है। डे 1 पे मैं क्या करूंगा? अगर उसने मुझे यहाँ पैसे दे दिए, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा फिर क्या होगा? लेट्स से कि मैंने पहला महीना पढ़ाया, और मेरी कंपनी मंथली रिपोर्टिंग करती। जब मैं पहले महीने पढ़ाऊंगा उसे, तो मुझे 1 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। यस सर, आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर दोगे 2,000। सर ये 2,000 कहां से आया? सर 20,000 की फीस है और 10 महीने पढ़ाऊंगा तो 1/10 करके मैंने 2,000 रुपए का रेवेन्यू, 1/10 करके मैंने 2,000 रुपए। अब जैसे जैसे इसको पढ़ाता जाऊंगा हर महीने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट एंट्रीज बनती जाएंगी। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का। ठीक हो गया। अब सुनिएगा केस 2। मेरी पॉलिसी, मेरे स्कूल की पॉलिसी ये है, ये पॉलिसी चेंज नहीं कर रही, ये चेंज नहीं हो रही पॉलिसी, मैंने ये बना दी। पॉलिसी क्या बनाई थी? 10 महीने का कोर्स, 20,000 की फीस, ड्यूरेशन 10 महीने का होगा, पेमेंट आपको करनी है 2 महीने के बाद, पेमेंट आपसे मांगी जाएगी 2 महीने के बाद, जब कोर्स 20% कंप्लीट हो जाए या 2 महीने हो जाए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया जिसने मुझे कोई पेमेंट नहीं की 2 महीने तक, 2 महीने तक।
दूसरा महीना खत्म होने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा, दूसरा महीना खत्म होने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा, मैं उससे फॉलोअप ले रहा हूँ, मैं उससे फॉलोअप ले रहा हूँ, और फॉलोअप लेने के बाद मुझे फाइनली वो पे करता है तीसरे महीने के आगे। एक कस्टमर आया मेरे पास जिससे मुझे डे 1 पे कोई पेमेंट नहीं की, पहला महीना गुजर गया, दूसरा महीना गुजर गया, फ्री में पढ़ता रहा, कोई पेमेंट नहीं हुई। जब 2 महीने खत्म हुए तो अब मेरी एडमिन उसको पैसे मांगेगी, मेरी एडमिन उससे पैसे मांगेगी, लेकिन उसने मुझे और रुलाया, उसने मुझे और रुलाया, और मुझे रुला दुला के उसने जो है ना 3 महीने के बाद पेमेंट की है। तो स्टूडेंट भी पे ₹20,000 at the end of 3rd month। एक बच्चा ऐसा आता है जो 2 महीने भी फ्री में पढ़ता है, पैसे नहीं देता, चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला था 2 महीने तक पैसे नहीं मांगूंगा, फिर भी पैसे नहीं दे रहा, फिर भी रुला रहा है मुझे, और फाइनली उसने जाकर मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट किया। अब देखिए एंट्री क्या बनेगी, अब देखिए एंट्री क्या बनेगी। सर सबसे पहले मुझे बताएं मंथ 0 पे, यानी कि डे 1 पे कोई एंट्री बनेगी, डे 1 पे क्या एंट्री बनेगी। सर अगर मैं डे 1 की बात करूं ना, डे 1 की बात करूं तो इसने सिर्फ अभी एडमिशन लिया है। अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि मैं अज्यूम कर रहा हूं, कुछ अजम्पशन लूंगा, तो मैंने एक अजम्पशन ली है, क्या अजम्पशन ली है कि जिस बंदे ने एडमिशन लिया ना, जिस बंदे ने एडमिशन लिया वो क्या लिखते हैं कि वो कहीं और नहीं जा सकता। एक बंदा अगर यहाँ पे आके एडमिशन ले रहा है, एक बंदा अगर यहाँ पे आके एडमिशन ले रहा है, तो ये नहीं होगा कि वो 2 महीने में पढ़ के चला जाए, ये नहीं होगा कि वो 2 महीने पढ़ के चला जाए। अगर एडमिशन ले लिया है तो ये बच्चा जो है मेरा कंफर्म स्टूडेंट है, ये कहीं नहीं जाता, ये कहीं भाग नहीं सकता, इसको मुझसे पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने एक असम्पशन लिए, एक सिनेरियो समझाने। एक बच्चा 3 महीने बाद पेमेंट करता है, एक बच्चा 3 महीने बाद पेमेंट करता है। अब मुझे पता है मंथ 0 पे कोई एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी। सर अगर मैं मंथ 0 की बात करूं ना मुझे पैसे मिले, ना मैंने कस्टमर को, ना मैंने अपने स्टूडेंट को कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, ना मुझे पैसा मिला है, ना मैंने अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो मंथ 0 पे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, मंथ 0 पे तो या डे 1 पे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। सर पहले महीने का आखिर आया, सर पहले महीने का आखिर आया, क्या पहले महीने के आखिर में पैसा मिल गया? नहीं सर, पहले महीने के आखिर में भी पैसा नहीं मिला। पैसा तो कब मिला? 3 महीने के बाद। पैसा कब मिला? 3 महीने के बाद। पहले महीने का आखिर आया, सर अब क्या एंट्री बनेगी? सर भी पैसा तो नहीं मिला, एंट्री क्यों बनाएंगे? सर मुझे पैसा नहीं मिला, मैं एंट्री, मैं कह रहा हूं मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मैंने 1 महीने तक उसको पढ़ा तो दिया है ना, लेकिन मैंने 1 महीने तक उसको पढ़ा तो दिया है, तो 1 महीना जो मैंने उसको पढ़ाया उसका मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, उसका मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। यस सर, आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? रेवेन्यू P&L में क्रेडिट 2000। सर अगेन 2000 कैसा आया? 20,000 मल्टीप्लाई को 1/10 या 20,000 मल्टीप्लाई को 10% आया, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या थी? सर रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट, रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट। क्या मैं उससे 2000 रुपए मांग सकता हूं? नहीं सर, 2000 रुपए आप जब तक नहीं मांग सकते जब तक कि कोर्स 20% कंप्लीट ना हो जाए। 2000 आप तब तक नहीं मांग सकते जब कि कोर्स 20% कंप्लीट ना हो जाए। तो मेरा राइट टू रिसीव, मेरा राइट टू रिसीव अभी अनकंडीशनल नहीं हुआ, मेरा राइट टू रिसीव अभी अनकंडीशनल नहीं हुआ, ये कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू 20% से कंप्लीशन होता है कोर्स। तो मैं अब डेबिट क्या करूं? मैं अब डेबिट क्या करूं? सर अब आपके पास डेबिट होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अब आपके पास डेबिट होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू या एसेट लिखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीने की उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, 1 महीने की उसको परफॉर्मेंस एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन अभी पैसे नहीं मांग सकता, पैसे नहीं मांग सकता जब तक कि कोर्स 20% कंप्लीट ना हो जाए। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट? कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन क्या दी? सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन for which performance obligation has been satisfied, for which performance obligation has been already satisfied। आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए, आपने कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन पैसे मांगने का कभी कंडीशनल है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, पैसे मांगने का कभी कंडीशनल है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। सर दूसरे महीने का आखिर आया, सर दूसरे महीने का आखिर आया, दूसरे महीने के आखिर में एक बात तो मुझे समझ आती है, दूसरे महीने के आखिर में एक बात तो मुझे समझ आती है कि मैंने एक और महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, मैंने एक और महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। जब एक और महीना पढ़ा दिया तो एक और महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। तो रेवेन्यू P&L में क्रेडिट 2000, रेवेन्यू P&L में क्रेडिट 2000, ठीक हो गया। अब क्या मैं पैसे मांग सकता हूं उससे? क्या मैं उससे पैसे मांग सकता हूं? हाँ सर, अब 2 महीने पूरे हो गए, अब 2 महीने पूरे हो गए, आप उससे पैसे मांग सकते हो। कितने पैसे मांगोगे?
सर पूरे 20,000 मांगूंगा, पूरे 20,000 मांगूंगा। बोलूंगा 2 महीने पूरे हो गए, टाइम खत्म हो गया, 20% कोर्स कंप्लीट हो गया, लाए अब पूरे 20,000 है। मैं अपने पास एंट्री बनाऊंगा रिसीवेबल डेबिट 20,000 से, रिसीवेबल डेबिट 20,000। क्यों? क्योंकि अब 2 महीने कंप्लीशन या 20% कोर्स कंप्लीट होने पे पूरा 20,000 रुपए का राइट ड्यू हो गया। 20% जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ तो पूरा 20,000 मांगने का हक कंडीशनल से अनकंडीशनल हो गया। 20,000 रुपए अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, मैंने अपने पास रिसीवेबल डेबिट कर दिया। मैंने रिसीवेबल लिखा है, मैंने अपने पास रिसीवेबल डेबिट लिखा है। सही। अच्छा अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, इस 20,000 में से, इस 20,000 रुपए में से 2,000 सर्विस, 2,000 की सर्विस तो अभी प्रोवाइड की है, 2,000 की सर्विस पहले महीने में प्रोवाइड कर दी थी। इस 20,000 में से 1 महीने की सर्विस अभी प्रोवाइड की है, 2,000 1 महीने की सर्विस पहले प्रोवाइड कर दी थी। तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था, इस वक्त ये कंडीशनल राइट था, अभी अनकंडीशनल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कम हो जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कम हो जाना चाहिए 2,000 से। जितना कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इस वक्त कंडीशनल राइट था, अब वो अनकंडीशनल बनने जा रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट 2,000 से कम किया, 20,000 से कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। अब बचता है 16,000, अब बचता है 16,000। सर ये 16,000 कहां रिकॉर्ड होगा? ये 16,000 कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर ये 16,000 रिकॉर्ड करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये 16,000 रिकॉर्ड करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। क्यों? कस्टमर से पैसे ले लिए, गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में दोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। कस्टमर से पैसे ले लिए, गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में दोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। ये वाला केस, कस्टमर से पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया, कस्टमर से अमाउंट ड्यू हो गया, कस्टमर से अमाउंट ड्यू हो गया, कस्टमर से पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में दूंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। तो 16,000 रुपए ऐसे, 16,000 रुपए ऐसे जो कि कस्टमर का अमाउंट ड्यू हो गया है, गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में दी जाएगी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और इसके बैक पे जो 16,000 का राइट टू रिसीव तब होगा, सर ये 16,000 का राइट टू रिसीव रिसीवेबल में रखा, ये 16,000 का राइट टू रिसीव रिसीवेबल में रखा। सर तीसरे महीने का आखिर आया, सर महीना, तीसरा महीना एंड हुआ, अब क्या एंट्री बनेगी? सर तीसरे महीने पे उस बच्चे ने मुझे पैसे दे दिए, तीसरे महीने पे उस बच्चे ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए, तो एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी कैश डेबिट, कैश डेबिट 20,000, रिसीवेबल क्रेडिट 20,000, कैश डेबिट 20,000, रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 रुपए। सर तीसरे महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, एक और महीने पढ़ाया, एक और महीने पढ़ाया तो उसका भी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, बिल्कुल रिकॉर्ड करूंगा। रेवेन्यू क्रेडिट 2,000 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 2। अब जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, हर महीने के आगे में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट होता जाएगा एंड सो ऑन अगले 10 महीने के लिए। तो आई होप ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से, बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल की टर्म्स को समझा सकूं। एक और चीज ऐड करता हूं, फिर आप कॉपी करिएगा। सर ये जो 3 टर्म्स आपने हमें बताई ना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल, इन 3 चीजों की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? इन 3 चीजों का अगला जन्म क्या होगा? ये 3 चीजों की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? सर रिसीवेबल की लाइफ का नेक्स्ट फेज होता है कैश, रिसीवेबल की लाइफ का नेक्स्ट फेज होता है कैश। क्या मतलब? देखिए रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था मैंने, रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था मैंने, रिसीवेबल खत्म कैसे हुआ? कैश के फॉर्म में, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो रिसीवेबल की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? कैश। सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट की लाइफ का नेक्स्ट फेज होगा रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की लाइफ का नेक्स्ट फेज होगा रिसीवेबल। क्यों? जब पैसे मांगने का हक कंडीशनल था कॉन्ट्रैक्ट एसेट, जब पैसे मांगने का हक अनकंडीशनल हो गया रिसीवेबल। देखिएगा भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था 2,000 से, जब पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश हो गया तो यही कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल में चला गया, यही कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल में। सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की लाइफ का नेक्स्ट फेज होगा रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है कि कस्टमर से पैसा ले लिया या पैसे मांगने का हक राइट ड्यू है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करोगे, तो जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करोगे, जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करोगे, लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट होता जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी टर्म्स है, कोई इतनी मुश्किल टर्म नहीं है, और इस एग्जांपल के साथ आई हो कि आपको समझा सका हूं मैं। जल्दी से कॉपी कर लेंगे तो फिर इस 3 कॉन्सेप्ट पे हम छोटे छोटे से 2 आईएफआरएस की एग्जांपल्स देखते हैं।
चलिए सर दोबारा से डेफिनेशन रीड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट की, रिसीवेबल की और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की। सबसे पहले मैंने रिसीवेबल की डेफिनेशन देखी, एन एंटिटीज राइट टू कंसीडरेशन दैट इज अनकंडीशनल। जो आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव है, जो आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव है, दैट इज रिसीवेबल। ओनली पैसेज ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट इज ड्यू। What is contract asset? Contract is the conditional right. Contract asset is the conditional right to consideration for goods and services that has been already transferred. अगर goods and services already transfer हो गए हैं और पैसे मिलने का कभी condition है तो वो contract asset है. An entity's right to consideration in exchange for the goods or services that it has transferred to the customer. But when that right is conditioned on something other than passage of time, ये contract asset है. अब इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई, इसके हवाले से एक और प्रैक्टिकल बात लिखी है कि प्रैक्टिकली होता क्या है कि हम रेवेन्यू के अगेंस्ट इनवॉइस करते हैं तो हम अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं। हम रेवेन्यू के अगेंस्ट इनवॉइस करते हैं तो हम अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम रेवेन्यू के अगेंस्ट इनवॉइस ना करें, सिर्फ कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करते हैं। अब देखेंगे किसी को आपने गुड्स सेल किए, किसी को आपने गुड्स सेल किए, आपका रेवेन्यू तो रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन आप पैसे जब तक नहीं मांग सकते जब तक आप उसे इनवॉइस रेज ना कर दो। आप पैसे जब तक नहीं मांग सकते जब तक आप उसे इनवॉइस रेज ना कर दो। तो अगर मैंने गुड्स सेल किए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की, रेवेन्यू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो जाएगा। जैसे ही उसे पैसे मांगने के लिए इनवॉइस रेज करूंगा, इनवॉइस इशू करूंगा, तो फिर रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म हो जाएगा, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म हो जाएगा। इन प्रैक्टिस व्हेन रेवेन्यू हैज बीन इनवॉइस्ड अ रिसीवेबल इज रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड बट नॉट इनवॉइस्ड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। और फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट की लाइफ का नेक्स्ट फेज होता है रिसीवेबल। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिक्लासिफाइड एज अ रिसीवेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिक्लासिफाइड एज अ रिसीवेबल व्हेन द सप्लायर राइट टू कंसीडरेशन बिकम्स अनकंडीशनल। जब हमारा कंडीशनल राइट, जब हमारा कंडीशनल राइट से अनकंडीशनल बनता है, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल में लेकर चले जाते हैं। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल की डेफिनेशन देखी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर को आपने गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं फॉर विच एंटिटी हैज रिसीव्ड कंसीडरेशन, जिसके अगेंस्ट कस्टमर, जिसके अगेंस्ट हमने कंसीडरेशन रिकवर कर ली है, और द अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, या हमारे पैसे मांगने का हक एस्टेब्लिश हो गया, हमारा अमाउंट ड्यू हो गया। अगर पैसे रिसीव कर लिए हैं या पैसे मांगने का हक ड्यू हो चुका है लेकिन गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में देना है, इट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। A contract might require payment in advance or allow the supplier a right to consideration that is unconditional, that is receivable, before it transfer a good or service to the customer. At times ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि कस्टमर से आपने पेमेंट एडवांस में लेनी होती है, कस्टमर से आप पेमेंट एडवांस में रिकवर करते हो, या आपके सप्लायर का राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल बन जाता है, इवन तो के गुड्स एंड सर्विसेज आपके फ्यूचर में प्रोवाइड हो रहे हैं। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कहा कि जैसे ही 2 महीने कंप्लीट होगी अब आपको पूरी फीस पे करनी है, यानी कि इवन दो कि मैंने आपको 8 महीने भी पढ़ाया नहीं है, जो रिमेनिंग 8 महीने वो आपको पढ़ाऊंगा लेकिन पैसे आपसे पूरे मांगूंगा, तो वो जो अमाउंट था वो हमारा अनकंडीशनल था। एक तरफ मैंने रिसीवेबल, दूसरी तरफ मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड किया। इन दीज केसेस द सप्लायर प्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी व्हेन द पेमेंट इज मेड और द पेमेंट इज ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये वही बात जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर की। सर एक तो आईएफआरएस की एग्जांपल देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपके आईएफआरएस 15 का क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का डेफिनेशन है आईएफआरएस 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 38 है। रीड करता हूं इसे। केस 1 कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, केस बी नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं सवाल रीड करता हूं, फिर कैंसिलेबल क्या है, नॉन कैंसिलेबल क्या है, उस पर थोड़ी बात कर लेंगे। On 1st January 2019, an entity entered into a cancelable contract. An entity entered into a cancelable contract to transfer a product to a customer on 31st March 2019. 1st January 19 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 31 मार्च 2019 में गुड्स देने हैं। The contract required the customer to pay consideration of 1000 in advance on 31 मार्च 2019। और कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ है कि कस्टमर 31 जनवरी, कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ है कि कस्टमर 31 जनवरी 2019 पे हमें 1000 रुपए एडवांस में पे कर देगा। द कस्टमर पे द कंसिडरेशन ऑन 1 मार्च 2019, लेकिन कस्टमर एक्चुअल में कब पे कर रहा है सर? कस्टमर एक्चुअल में पे कर रहा है 1 मार्च 2019 पे। द एंटिटी ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑन 31 मार्च 2019, और हमने उसको गुड्स डिलीवर कैसे कब किए? जो हमने वादा किया था 31 मार्च 2019 पे हमने गुड्स डिलीवर कर दिए। सर जरा रिपीट करें, देखें 1 जैन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, 31 जैन पे पेमेंट करनी है, 1 मार्च पे एक्चुअल में पेमेंट हुई,
और 31 तारीख को गुड्स डिलीवर कर दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट डेट है, सही है। ये हमारी पेमेंट की ड्यू डेट है, डीडी लिख देता हूं, ड्यू डेट। ये हमारी पेमेंट डेट है, पीडी। और ये हमारी जो है ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेट है, किस दिन हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। 1 जन को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 31 तारीख को प्रोडक्ट डिलीवर करनी थी। कस्टमर को 1000 रुपए पे करने थे 31 जनवरी को, लेकिन कस्टमर ने पे कब किए? 1 मार्च पे, और हमने 31 तारीख को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर दी। और ये कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कस्टमर किसी भी वक्त चाहे पेमेंट करने से पहले तो वो उसे कैंसिल कर सकता है। केस बी, ऑन 1 जनवरी 2019 the entity entered into a non cancelable contract, non cancelable contract है यहाँ पे, to transfer a product to a customer on 31 मार्च 2019. The contract required the customer to pay consideration of 1000 in advance on 31 जनवरी 2019. The customer paid the consideration on 1 March 2019 and the entity transferred the product on 31 मार्च 2019. सारे फैक्ट वही हैं जो हमने ऊपर रीड किए, सारे फैक्ट वही हैं जो हमने ऊपर रीड किए, ऊपर और नीचे एक ही बात लिखी है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ कैंसिलेबल का लफ्ज लिखा है, यहाँ कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे हमारे पास नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कहता है जनरलाइज द अबव। तो पहले सुकून से तसल्ली से सवाल को एक दफा खुद से रीड करें, तो फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, और सोल्व करवाते मैं आपको बताऊंगा कि कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल की वजह से क्या अकाउंटिंग एप्लीकेशन राइज होगी। लेकिन पहले सवाल रीड करें आप लोग। यहाँ देखिए सर, सॉल्व करते हैं आपके आईएफआरएस की 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 38 है ये। IFRS 15 illustrative example number 38। दो केसेस हमारे पास, एक ही कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ही हमारे पास नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। सवाल के फैक्ट क्या है सर? सवाल के फैक्ट ये हैं कि 1 जनवरी 19 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट डेट हो गई, ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट डेट, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के तहत 31 जनवरी 19 पे पेमेंट ड्यू हो गई, जिसे मैं ड्यू डेट लिख देता हूं, ड्यू हो गई। फिर 1 मार्च 19 पे कस्टमर ने पेमेंट कर दी, तो इसे हम पेमेंट डेट कर देते हैं। और 31 मार्च 19 पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए, तो इसे मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डेट कह देता हूं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई। ये हमारे पास सवाल में फैक्ट है, ठीक है। अब दो केसेस है, एक में वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कस्टमर जब तक मुझे पैसे नहीं दे देता, कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकता है। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर जब तक मुझे पैसे नहीं दे सकता, वो भाग सकता है, वो मुझे पैसे ना दे, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। केस बी में क्या है? नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब कस्टमर भाग नहीं सकता, अब उसे कॉन्ट्रैक्ट को कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। कैंसिलेबल, नॉन कैंसिलेबल। अब देखिए, सबसे पहले 1 जन 19 पे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, क्या कोई एंट्री बनेगी? नहीं सर, 1 जनवरी 19 पे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? ना पेमेंट मिली है, ना पेमेंट ड्यू हुई है, ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, ना पेमेंट रिसीव की, ना पेमेंट ड्यू हुई, ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, तो 1 जनवरी 2019 में तो कोई एंट्री नहीं। सर 31 जनवरी 19 पे कोई एंट्री बनेगी? 31 जनवरी 19 पे कोई एंट्री बनेगी? सर 31 जनवरी 19 पे हमारी पेमेंट ड्यू हो गई है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी भी कस्टमर ना दे पेमेंट, अभी भी कस्टमर यहां मना कर दे, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ही ना करे, तो इस दिन भी कोई एंट्री नहीं। लेकिन फिर कस्टमर ने मुझे 1 मार्च पे पेमेंट कर दी, 1 मार्च 19 पे कस्टमर ने मुझे पेमेंट कर दी। अब कस्टमर ने वाकई में आपको 1000 रुपए दे दिए, तो कैश डेबिट होगा। ये 1000 रुपए क्यों दे? क्योंकि मुझे 31 मार्च को इसको गुड्स देने, तो कंसीडरेशन इज रिसीव्ड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। फिर फाइनली 31 मार्च में मैंने इसको पेमेंट कर दी, क्या एंट्री बनेगी? सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब तो कस्टमर ने पैसे दे दिए, कस्टमर को हमने
गुड्स एंड सर्विस दे दी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। सर व्हाट इफ ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होता, व्हाट इफ ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होता तो 1 जनवरी 19 को एंट्री बनती। सर अगर ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होता तो भी 1 जनवरी 19 को एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना पैसा मिला है, ना पैसे मिलने का हक ड्यू हुआ है, ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, ना पैसा मिला है, ना पैसे मिलने का हक ड्यू हुआ है, ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की, तो 1 जनवरी 19 को एंट्री नहीं बनती। फिर 31 जनवरी 19 पे, फिर 31 जनवरी 19 को एंट्री बनाऊंगा। सर 31 जनवरी 19 पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो गया, 31 जन पे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पेमेंट ड्यू हो गई। अब की बार पेमेंट जो ड्यू हुई है वो एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में हुई, वो एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में हुई, यानी कि कस्टमर भाग नहीं सकता, यानी कि कस्टमर भाग नहीं सकता। एंट्री क्या बनेगी? रिसीवेबल डेबिट। क्यों? क्योंकि आपका राइट टू रिसीव अनकंडीशनल हो गया, आपका राइट टू रिसीव अब अनकंडीशनल हो गया, पैसे मांग सकते हो कस्टमर से, कस्टमर से पैसे मांग सकता हूं, लेकिन गुड्स एंड सर्विस तो फ्यूचर में दूंगा ना, गुड्स एंड सर्विस तो फ्यूचर में दूंगा, तो रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। फिर कस्टमर ने 1 तारीख को पेमेंट कर दी, 1 मार्च पे पेमेंट कर दी, 1 मार्च 19 पे कैश डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट ही मिल गई मुझे। और फिर कस्टमर को हमने 31 तारीख को गुड्स दे दिया, 31 मार्च 19 पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, आसान सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। लाजमी इन चीजों को कॉपी करें। सर एक टर्म आपने बताई थी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एक टर्म आपने बताई थी कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और एक टर्म आपने बताया था रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। इन तीनों में क्या फर्क है? इन तीनों में क्या फर्क है? सर अगर किसी पार्टी से अगर आपका राइट टू रिसीव कंसिडरेशन अनकंडीशनल है, व्हेन यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, व्हेन यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन, इट इज रिसीवेबल। अगर किसी पार्टी से पैसे मांगने का हक एस्टैब्लिश्ड है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल या रिसीवेबल रिकॉग्नाइज हो रहा हो। एक बात ये कवर। फिर अगर किसी पार्टी से आपने कंसिडरेशन रिसीव कर ली है, किसी कंपनी से आपने, किसी कस्टमर से आपने कंसिडरेशन रिसीव कर ली है, या आपकी कंसिडरेशन ड्यू हो गई है, या आपकी कंसिडरेशन ड्यू हो चुकी है, जिसके बदले में आपने फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करना है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। एक कस्टमर से आपने या तो कंसिडरेशन एक्चुअल में रिसीव कर ली हो, या राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करने हो, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी था। और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या था कि सर एक कस्टमर से राइट टू रिसीव तो, एक कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन तो है, मगर वो कंडीशनल है, और आप गुड्स एंड सर्विस कस्टमर को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। एंड एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन in exchange for the goods or services that it has transferred to the customer when that right is conditional on something other than passage of time। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट था। तो ये हमने 3 टर्म्स इस्तेमाल की थी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल की, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखा था। एक और सवाल देखते हैं सर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारे पास IFRS 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये IFRS 15 के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 39 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 IFRS 15 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 39 कहता है X Limited entered into a contract to customer X Limited entered into a contract to transfer product A and product B to Y Limited in exchange for ₹1000. Product A is to be delivered on 28th February and product B is to be delivered on 31st March. The promise to transfer product A and product B are identified as separate performance obligation. कहता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा कस्टमर के साथ, जिसमें हमें 2 प्रोडक्ट डिलीवर करने A और B, और टोटल कंसिडरेशन, टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस हमारी ₹1000। A की डिलीवरी देनी है हमें 28 फेब को, और B की डिलीवरी देनी है हमें 31 मार्च को। कह रहा था प्रॉमिस टू ट्रांसफर A एंड B आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ₹400 is allocated to product A
एंड ₹600 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट बी। इन्होंने मैं एलोकेशन भी करके दे दी 1000 रुपए की, 1000 रुपए में से 400 रुपए ए के अगेंस्ट है, 600 रुपए बी के अगेंस्ट है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड टू वाई लिमिटेड। ठीक है सर। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल अपॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। कह रहे प्रोडक्ट ए के पैसे उसी वक्त मिल सकते हैं जब तक प्रोडक्ट बी डिलीवर ना हो जाए, यानी कि बी की डिलीवरी होगी तो ही मैं ए के पैसे कस्टमर से मांग सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। That is the consideration of 1000 is due only after X Limited has transferred both product A and B to Y Limited. This means that X Limited does not have a right to consideration that is unconditional until both product A and B are transferred to the Y Limited. Generalize the above transaction. तो बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। ये सवाल भी काफी सिंपल है, इसे एक दफा रीड करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ देखिए से मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपके पास IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 39 देख लेते हैं हम लोग। हमने प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी सेल किया इन टोटल 1000 रुपए का। प्रोडक्ट ए के अगेंस्ट हमारी कंसीडरेशन है 400, प्रोडक्ट बी के अगेंस्ट कंसीडरेशन है 600। ए के पैसे उसी वक्त मिल सकते हैं जब तक कि बी डिलीवर ना हो जाए। ए की डिलीवरी कर दी हमने 28 फैब पे, तो 28 फैब पे हमारे पास क्या एंट्री बनेगी सर? 28 फैब पे हमारे पास ए का रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रेवेन्यू क्रेडिट कितना 400। अब यहां मुझे भी पैसे मिले नहीं है ना, मैं कस्टमर से पैसे मांग सकता हूं जब तक कि प्रोडक्ट बी ना दे दूं, तो यहां मेरा राइट टू रिसीव कंडीशनल है, मैं सिंपली कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड कर। फिर हमने 31 मार्च को प्रोडक्ट बी डिलीवर कर दिया, तो 31 मार्च से प्रोडक्ट बी डिलीवर किया तो प्रोडक्ट बी का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रेवेन्यू तो क्रेडिट होगा पीएनएल में 600। क्या मैं प्रोडक्ट बी के पैसे अब राइट वाला डी हो गया, राइट में अनकंडीशनल हो गया? यस सर। प्रोडक्ट बी के भी पैसे मांग सकते हो, प्रोडक्ट ए के भी पैसे मांग सकते हो, तो मेरे पास पूरी अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट 1000 रुपए, और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था वो क्रेडिट हो जाएगा 600। तो 1000 रुपए से रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 600 से, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट मेरे पास खत्म हो जाएगा। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट था इस सवाल में। कॉपी करने अगर हमने सॉल्व नहीं किया तो फिर हम वेरिएबल कंसीडरेशन की तरफ चलते हैं।